हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम सौरभ मुखर्जी की बुक डायमंड्स इन द डस्ट के चैप्टर 2 का रिव्यू करेंगे, जो कि है व्हाट टू बाय पार्ट 1 अकाउंटिंग क्वालिटी। दिसंबर 2009 के एंड में 40% BSE 500 के स्टॉक्स एग्जिट कर चुके थे, जिससे बहुत से शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो गई। इनके एग्जिट होने का प्राइमरी रीज़न था शॉडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पुअर कैपिटल एलोकेशन। जहां एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, वहीं डाउटफुल कंपनीज को अवॉइड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट रिटर्न पा सके। तो दोस्तों, जो की पॉइंट्स हम इस चैप्टर में देखेंगे वो है अकाउंटिंग क्वालिटी को एवैल्यूएट करना क्यों एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च और एनालिसिस का सेंट्रल पार्ट होना चाहिए। दूसरा, फ्रॉडुलेंट कंपनीज और मैनेजमेंट के की ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करें। और तीसरा, मार्सलस का फॉरेंसिक फ्रेमवर्क क्या है डाउटफुल कंपनीज को अवॉइड करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग का फर्स्ट स्टेप है क्रेडिबल अकाउंटिंग। 2008 तक सत्यम कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में टॉप में आती थी। 5 साल में यानी FY 2003 से FY 2008 तक सत्यम का रेवेन्यू 31% CAGR तक ग्रो हो चुका था और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34% CAGR तक। फिर 2009 के जनवरी में सत्यम के प्रमोटर और चेयरमैन बी रामलिंगा राजू ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर लिखा और एडमिट किया कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में काफ़ी घोटाला हुआ है। इन्वेस्टिंग एजेंसीज के मुताबिक राजू ने अपने नाम पे सत्यम से बहुत पैसे उठाए थे अपने लैंड और प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए। एक टाइम आया जब वो पैसे मैनेज नहीं कर पाए, तो राजू ने अपनी फैमिली ओन एंटिटीज़ को मर्ज करने का सोचा सत्यम के साथ। प्लान ये था कि जो एक्विजिशन होता उसके लिए फिक्टिशियस पैसे सत्यम से दिए जाते, लेकिन क्योंकि पैसे राजू और उसकी फैमिली को ही मिलते तो एक्चुअल पेमेंट्स हुई है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा राजू की कंपनीज़ को यूज़ करके फ्रॉड को क्लीन करने में हेल्प होती। जब से सत्यम ने 2 कंपनीज़ को बाय करने का डिसीजन अनाउंस किया था, फ्रॉड एडमिट करने से एक दिन पहले तक उसका स्टॉक 21% से गिर चुका था। फिर जब फ्रॉड एडमिट हुआ, सत्यम का स्टॉक एक दिन में 78% तक गिर गया। बहुत से इन्वेस्टर्स की वेल्थ चली गई। यही टिपिकल आउटकम होता है जब अकाउंटिंग फ्रॉड डिस्कवर होते हैं। किसी भी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन लॉसेस के बारे में सोचना चाहिए, और इसलिए क्लीन अकाउंट्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करना मार्सलस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का पहला पिलर है। अब बात करते हैं कि क्यों अकाउंटिंग क्वालिटी निकालना इन्वेस्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एफर्ट्स टू इवैल्यूएट एंड वैल्यू कंपनीज। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक क्रिटिकल विंडो प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स और हेल्थ ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनते हैं, इसलिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत हुए तो पूरा एनालिसिस ही गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टॉक के एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कंपनी में है। दूसरा, the majority of listed companies in India give a raw deal to the minority shareholders. 50% of BSE 500 constituents as of December 2009 have not been able to generate positive return over CY 2010 to 19. फाइनेंशियल मिसरिपोर्टिंग सालों से चली आ रही है कंपनीज में। जिस तरह से ज़्यादातर कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने में लगी है, तो अकाउंटिंग क्वालिटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन स्टॉक्स को रिसर्च करने के लिए। जून 2003 और जून 2020 में BSE 500 में एनुअल चर्न 12% के आसपास था, जिसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज 60 कंपनीज ने इंडेक्स से एग्जिट किया हर साल। इन एग्जिट्स का रीज़न बिजनेस डाउनटर्न्स कम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग लैप्सेस और कैपिटल मिस एलोकेशन ज़्यादा था। अगर हम BSE 500 को देखें दिसंबर 2009 के, तो 500 स्टॉक्स में से 267 बचे इंडेक्स में दिसंबर 2019 के एंड तक, यानी करीबन 40% स्टॉक्स ने एग्जिट कर लिया 10 साल में, जिससे बहुत से शेयर होल्डर्स के पैसे डिस्ट्रॉय हो गए। सिर्फ 18% दिसंबर 2009 की BSE कंस्टिट्यूएंट्स ने 15% से ज़्यादा रिटर्न कमाया दिसंबर 2010 से 2019 में। दूसरी तरफ 51% कंस्टिट्यूएंट्स ने नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए उसी टाइम में। इसलिए एक इन्वेस्टर का डाउटफुल कंपनी से दूर रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक अच्छी कंपनी को पहचानना। तीसरा, corporate frauds often leave the investor with little time to react and to exit the stock without material financial loss. जब एक फ्रॉड बाहर निकल के आता है, तब जो स्टॉक होता है उसके प्राइस में भारी गिरावट होती है। अगर सत्यम केस की बात करें
उसने 10,000 करोड़ रुपए यानी 78% अपना मार्केट कैप खो दिया था एक ही दिन में। जब वो फ्रॉड बाहर आया था तब बहुत से केसेस में प्राइसेस शार्पली गिरते हैं, लेकिन कुछ में तो फ्रॉड पूरी तरह से बाहर निकल कर ही नहीं आता, सिर्फ अकाउंटिंग क्वालिटी और कंपनी की प्रैक्टिसेस ही क्वेश्चनेबल दिखती है। उन स्टॉक्स का टिपिकल फीचर होता है कि उनके प्राइसेस काफ़ी सस्ते दिखते हैं अगर उनको कंपेयर करें उनके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन मल्टीपल से। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन स्टॉक्स को पहचान नहीं पाते और उनके गिरने पे उनको और खरीदते हैं, और इसलिए जब कोई स्कैम ब्रेक होता है तब इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो फ्रॉडुलेंट कंपनी और मैनेजमेंट के की ट्रेड्स क्या होते हैं? पहला, प्रॉफिट और लॉस अलग ही स्टोरी दिखाता है जो कि बहुत अच्छे से पोर्ट्रे होती है बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ये बहुत कॉमन टूल है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत आसानी से इनकम स्टेटमेंट्स जैसे रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऑल्सो जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स का ऑब्सेशन होता है अर्निंग्स को लेके, वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एक कॉमन टूल बना देता है जिससे अकाउंट्स को गलत बताया जा सके। दूसरा, प्रमोटर का लिस्टेड एंटिटी से हटकर दूसरी जगह इंटरेस्ट होना। प्रमोटर ओन्ड कंपनी और लिस्टेड कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो। जो लिस्टेड एंटिटी है वो प्रमोटर के वेंचर्स को सपोर्ट या फाइनेंस कर रही हो। कंसिस्टेंटली प्रमोटर की शेयर होल्डिंग उस कंपनी में कम होना, ऐसे बहुत से रीजंस हैं। थर्ड, ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्स होल्डिंग स्ट्रक्चर्स। लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट सही पिक्चर नहीं दिखाती लायबिलिटीज या डेट की। स्टेप डाउन वेंचर्स में डेलिबरेटली ऐसा होल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं ताकि ऑपरेशनली वीक और डेड कंपनीज के कंसोलिडेशन को अवॉइड कर सके। कॉम्प्लेक्स होल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रमोटर्स की साइड पॉकेट्स बन सकते हैं। फोर्थ, कंपनी रिपीटेडली एंगेजेस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। उनका फ्रीक्वेंटली एंगेज होना मर्जर और एक्विजिशंस में और साथ साथ फंड रेज के मल्टीपल राउंड्स होना। फिफ्थ, अ वीक और लेस देन आइडियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक वीक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जिसमें प्रमोटर्स के रिलेटिव और फ्रेंड्स हो, उसमें इंडिपेंडेंट वॉइसेस की कमी होती है जिससे कि कोई प्रमोटर के डिसीजन पे सवाल उठा सके। सिक्स्थ, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल ईयर एंड्स, ऑडिटर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। इस फ्रीक्वेंट चेंजेस से पता चल जाता है कि कंपनी के अकाउंट्स में खोट है। अब बात करते हैं मार्सलस का 3 लेवल चेक जिससे वो अकाउंटिंग फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेवल 1 चेक, मार्सलस क्लीन अकाउंटिंग मॉडल। 12 रेशियो की मदद से अकाउंटिंग क्वालिटी चेक की जा सकती है। उसमें से कुछ की रेशियोज इस टेबल में दिए गए हैं। इनकम स्टेटमेंट चेक्स, बैलेंस शीट चेक्स, कैश थेफ्ट चेक्स और ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी चेक्स। इन रेशियोज को यूज़ कर मार्सलस में स्टॉक्स को रैंक किया जाता है और फिर उनको उनकी अकाउंटिंग क्वालिटी पे डिसाइल बेस्ड पैकिंग ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें D1 की बेस्ट अकाउंटिंग क्वालिटी होती है और D10 की वर्स्ट। टॉप 5 डिसाइल ऑर्डर्स मतलब D1 से D5 में जनरली गुड अकाउंटिंग क्वालिटीज़ होती है, इसलिए D1 से D5 को जोन ऑफ क्वालिटी कहते हैं, जबकि बॉटम 30% यानी D8 से D10 उन कंपनीज को देते हैं जिनमें क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है। इन बॉटम्स को जोन ऑफ थगरी कहते हैं। D6 और D7 की कंपनी क्वालिटी ग्रेडियंट के सेंटर में रहती है और उनको अवॉइड ही किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन निकल के आया है इसकी वजह से अकाउंटिंग क्वालिटी और शेयर होल्डर रिटर्न्स में, जो दिखाता है कि जोन ऑफ क्वालिटी ने जोन ऑफ थगरी को 7% पर एनम से आउट परफॉर्म किया है ओवर CY 2016 to 20। इस फॉरेंसिक मॉडल की इफेक्टिवनेस को समझने का एक और तरीका है। BSE 500 में से 53 कंपनीज है जो कॉन्स्टेंटली D8 to D10 की अकाउंटिंग मॉडल की रैंकिंग में फीचर हुई है फॉर द ईयर्स FY 2015 to 19। CY 2016 to 20 ये कंपनीज में ऑन एन एवरेज -14% CAGR डिलीवर किया गया है अगेंस्ट द बेंचमार्क BSE 500's 11%, मतलब नियरली 25% की अंडर परफॉर्मेंस। अब लेवल 2 चेक पे आते हैं जो है फर्दर अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक। ये चेक्स उन फॉरेंसिक चेक से ऊपर है और यूजुअली इंडिविजुअल कंपनीज की डीप क्वालिटी वर्क पता करने के लिए यूज़ होता है। फॉरेंसिक फ्रेमवर्क जो है वो उन कंपनीज को निकालने के लिए है जिनकी अकाउंटिंग क्वालिटी में खोट हो, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो फॉरेंसिक मॉडल ना बता पाए ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेटा अक्रॉस कंपनीज या जहाँ पे सब्जेक्टिविटी जजमेंट होता है। वैसे एरियाज़ को हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्राइमरी डेटा चेक से इवैल्यूएट किया जाता है। ये एक चेकलिस्ट है जिससे डीपर अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक्स की मदद से स्टॉक्स को एसेस किया जा सकता है। लेवल 3 चेक्स, एक्सटेंसिव डिलिजेंस थ्रू प्राइमरी डेटा चेक्स। नेक्स्ट लेवल का अकाउंटिंग चेक है कंपनी के प्रमोटर और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी एसेस करना।
थ्रू डिटेल डिस्कशंस विद प्राइमरी डेटा सोर्सेज। मार्सलिस में ये देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और प्राइमरी डेटा सोर्सेज जो कंपनी को जानते हो और उनके साथ काम किया हो, उनमें समानता हो। उन प्राइमरी डेटा सोर्सेज में आते हैं कंज्यूमर्स जो कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उनके चैनल पार्टनर्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स। ये सब करना स्मॉल कैप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री बहुत कम होती है और अकाउंट्स को गलत दिखाने की क्षमता ज़्यादा। उसके साथ साथ कंपनी की ब्रांचेस विजिट करना, फैक्ट्रीज विजिट करना और अगर कोई प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहा हो वो भी विजिट करने से कंपनी के फाइनेंशियल्स में कन्विक्शन बनता है। तो ये तो थे 3 लेवल चेक्स जिससे आप अकाउंटिंग फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए आगे बढ़ने का तरीका क्या है इंडिया में, वो अपनी वेल्थ को इन करप्ट प्रमोटर्स से कैसे बचाए। तो पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है या फाइनेंशियल एनालिसिस आता नहीं है तो बेटर है कि आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपनी वेल्थ मैनेज करने को दें। अपने दोस्तों या ब्रोकर्स या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से टिप्स लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। दूसरा, अगर आप पिछले 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े किसी भी लिस्टेड कंपनीज के जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में दूसरे इन्वेस्टर्स से ज़्यादा पता चलेगा। हर लिस्टेड कंपनी को ये रिपोर्ट्स वेबसाइट पर डालनी ही पड़ती है। आप एनुअल रिपोर्ट अगर डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट इन चीज़ों को देखें। पहला, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या प्रमोटर्स के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं? अगर हाँ तो उस कंपनी से दूर रहे। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जो CFO है वो पॉजिटिव फिगर होना चाहिए क्योंकि ये कैश एक कंपनी ने अपने वेयर्स को बेच के जनरेट किया है। CFI यूजुअली नेगेटिव होता है क्योंकि वो कंपनी अपने प्लांट और इक्विपमेंट पर स्पेंड करती है। अगर CFO प्लस CFI इज लेस देन 0 तो उस कंपनी से दूर रहे। और तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नोट्स में क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है प्रमोटर्स और उसकी फैमिली के ओन्ड एंटिटीज़ में? अगर हाँ तो उस कंपनी से दूर रहे। फोर्थ, आपको एटलीस्ट लास्ट 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे टू कंडक्ट अकाउंटिंग चेक्स जो इस चैप्टर में हाईलाइट हुए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने का तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपनी वेल्थ मैनेज करने को दे। तो दोस्तों, ये कुछ इस चैप्टर के की टेक अवेज है। होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए